नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 53rd 53वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महाभारत परियोजना प्रोजेक्ट का समालोचनात्मक संस्करण निम्नलिखित में से किसके प्रधान संपादकत्व में संपादित किया गया था। तो हमको पता है कि जो महाभारत परियोजना प्रोजेक्ट का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जो नेतृत्व है, प्रधान नेतृत्व है, वह वी.एस. सुक्थांकर को दिया गया था। वी.एस. सुक्थांकर को दिया गया था। ये परियोजना 1919 ईस्वी में आरंभ हुई थी। इस परियोजना में क्या था कि देश के विभिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न लिपियों में लिखे गए संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया था। यानी कि जो है देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में महाभारत से रिलेटेड जो भी श्लोक, जो भी जो है नॉलेज है, उसको सबको संकलित किया गया और उस सब में जो कॉमन था उसको एक जगह, जो श्लोक, जो बातें कॉमन थी उनको एक जगह कर लिया गया और फिर उनको संकलित कर एक महाभारत का जो है समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। और इस प्रोजेक्ट का जो नेतृत्व किया जिन्होंने नेतृत्व किया उनका नाम था वी.एस. सुक्थांकर। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। वी.एस. सुक्थांकर ने जो है इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कलहण के पश्चात राजतरंगिणी का लेखन किसने जारी रखा था। तो हमको पता है कि जो कलहण एक संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, राजतरंगिणी कलहण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। जो राजतरंगिणी है ये संस्कृत का ग्रंथ है और इसकी रचना की थी 12वीं शताब्दी में 1148 से 1150 के मध्य। ठीक है, जो कलहण की राजतरंगिणी है उसमें कुल 8 तरंग और लगभग 8000 श्लोक हैं। राजतरंगिणी एक ऐसी रचना है जिसे संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों का मुकुटमणि कहा जाता है। यानी कि ये बहुत ही जो है उच्च मानदंड की रचना है। ठीक है, उसके बाद जो कलहण के बाद राजतरंगिणी का जो आगे इतिहास वह लिखा था जोन राज ने। ठीक है, जोन राज ने लिखा था। जोन राज ने 15वीं शताब्दी के एक कश्मीरी इतिहासकार हैं और संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, जो कलहण की जो राजतरंगिणी है उसको आगे बढ़ाया और द्वितीय राजतरंगिणी नामक इतिहास का ग्रंथ लिखा। और जो द्वितीय राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन तक का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो कलहण के पश्चात राजतरंगिणी के लेखन किसने जारी रखा था। तो ये जोन राज ने जारी रखा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है। तो हमको पता है वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ये वेद हैं, वेद अपौरुषीय रचना है। यानी कि इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की, बल्कि यह सीधे ईश्वर की रचना है। जब ऋषि मुनि जंगल में जो है ध्यान लगाते थे तो ध्यान लगाते वक्त जो है सीधे उनका जो कांटेक्ट है भगवान से हुआ और भगवान के माध्यम से ही जो है वेदों की रचना हुई है। और जो वेद हैं, वेदों को जो है संकलन बहुत बाद में किया गया था। पहले तो जो वेद है वह श्रुति परंपरा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते थे। यानी कि जो है गुरु अपने शिष्यों को जो है वेद का ज्ञान देता था और जब शिष्य अपने शिष्यों को जो है वेद का ज्ञान देते थे, इसलिए ये श्रुति यानी कि सुन कर ही जो है ये विधि आगे बढ़ी। जो वेद है, वेद का ज्ञान आगे बढ़ा, इसलिए इनको श्रुति साहित्य कहा जाता है। तो श्रुति साहित्य किसे कहा जाता है। तो वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो हमको पता है कि जो अवदान साहित्य है, अवदान साहित्य संस्कृत भाषा में रचित बौद्धों का चरित्र प्रधान साहित्य है। इसको अवदान साहित्य कहा जाता है। तो ये बौद्धों का साहित्य है, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। संस्कृत भाषा में रचित बौद्धों का चरित्र प्रधान साहित्य अवदान साहित्य कहलाता है। अवदान प्राय बुद्ध
उपासक व्यक्ति विशेष आदर्श चरित्र होता है। अवदान प्राय बुद्ध उपासक व्यक्ति विशेष आदर्श चरित्र होता है। अवदान शतक हीनयानी बौद्धों का साहित्य है। इसमें अन्य अवदान कौन कौन से हैं? अन्य अवदान हैं अशोक अवदान, दिव्य अवदान आदि। ठीक है, तो अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है वाक्पति, तो ये वाक्पति ने गौड़बाहु की रचना की थी। दूसरा है सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी, दोनों सही हैं। तीसरा है दांडिन ने 10 कुमार चरितम की रचना की थी, एकदम सही है। और चौथा है बिल्हाना, इसके सामने है 9 साहसांक चरित्र, जो कि गलत है। विल्हण ने विक्रमदेव चरित्र की रचना की थी। विल्हण ने विक्रमदेव चरित्र की रचना की थी और नवसाह सांक चरित्र की रचना की थी पद्मगुप्त, जिनको परिमल भी कहा जाता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो गलत है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो विल्हण है ये विक्रमादित्य षष्ठम कल्याणी के शासक के दरबार में जो है एक राजकवि थे और इन्होंने जो है विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में ही विक्रमादेव चरित्र लिखी थी। ठीक है, और जो नवसाह सांक चरित्र है इसकी रचना परमार शासक मुंज के दरबारी लेखक पद्मगुप्त, जिनको परिमत भी कहा जाता है, उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है दाय भाग विधि व्यवस्था के अनुसार पुत्र पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी कब बनता है? तो हमको पता है कि जो दाय भाग विधि व्यवस्था है इसकी रचना जिमूत वाहन ने की थी और पिता की मृत्यु के बाद ही दाय भाग में जो है पुत्र पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। तो पिता की मृत्यु के बाद ही दाय भाग व्यवस्था के अनुसार जो पुत्र है वह पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। और जो मिताक्षरा जिसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, मिताक्षरा व्यवस्था के अनुसार पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, पिता की मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है लेखकों की सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में दी गई उनकी प्रकाशित पुस्तकों से मिलान करें। ठीक है, सूची फर्स्ट में है लेखकों के नाम और सूची सेकंड में उनकी रचनाएं। तो ए है डी कोसाम्बी, तो हमको पता है कि डी कोसाम्बी ने मिथ एंड रियलिटी की रचना की थी 2। ठीक है, आर.एस. शर्मा, तो आर.एस. शर्मा ने इंडियन फ्यूडलिज्म की रचना की थी। है जी.सी. पांडे, तो जी.सी. पांडे ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर की रचना की थी, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। और रोमिला थापर ने सोमनाथ द मेनी वॉइसेज ऑफ हिस्ट्री की रचना की थी। ठीक है, तो इसमें ए में आएगा 2, ए में 2 केवल, ए में 2 में है, 4 में है, तो ये 1 और 3 कट जाएंगे। बी में आएगा 1, बी में आएगा 1, तो बी में 1, 4 में है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी कोसाम्बी ने मिथ एंड रियलिटी की रचना की थी। आर.एस. शर्मा ने इंडियन फ्यूडलिज्म की रचना की थी। जी.सी. पांडे ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर की रचना की थी। और रोमिला थापर ने सोमनाथ द मेनी वॉइसेज ऑफ हिस्ट्री की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है साहित्य और सूची सेकंड में है भाषा। ठीक है, तो उत्तर वैदिक साहित्य हमको पता है संस्कृत भाषा में रचे गए थे 4। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य हमको पता है कि पाली भाषा में रचे गए थे। जैन साहित्य हमको पता है अर्धमागधी भाषा में रचे गए थे और संगम साहित्य तमिल भाषा में रचे गए थे। तो ए में आएगा 4, ए में 4 केवल चौथे ऑप्शन में है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में रचे गए थे। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचे गए थे। जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में रचे गए थे प्रारंभ में, बाद में तो और भी अन्य भाषाओं में रचे गए। और संगम साहित्य तमिल भाषा में रचे गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो हमको पता है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य का नाम था जमाली। ठीक है,
और महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के निकट विपुलायल पहाड़ी पर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो हमको पता है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे महान शासक था और इसका टाइम पीरियड था 610 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी के मध्य। हमको पता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था और जो पुलकेशिन द्वितीय है उसकी उपलब्धियों का विवरण हमको ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 53 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।